नमस्कार। अजब देश है और गजब इस देश की राजनीति है। मैं बात कर रहा हूं 27 फरवरी के राज्यसभा चुनाव की। देखिए, एक ही देश में एक ही दिन घटना घटी और दोनों घटनाओं के रिजल्ट क्या क्या आपके सामने 48 घंटे के भीतर आ गए। राज्यसभा की 15 सीटों पर देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव होने थे। दो जगह से अघोषित अभूतपूर्व परिणाम सामने आए, हैरत अंगेज परिणाम सामने आए, जिसकी की कल्पना पहले चुनाव के समय नहीं की गई थी। लेकिन उस दिन पूरे देश ने जाना कि ये क्या हो गया है। एक हिमाचल प्रदेश से, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा का चुनाव हार गए और वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी। बावजूद इसके कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य का चुनाव अभिषेक मनु सिंघवी हार गए। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। नतीजतन हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिल गई पर्ची निकालने के बाद। अब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों के लिए 10 सीटें थीं। भारतीय जनता पार्टी ने करीब एक हफ्ते पहले 7 राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। सदस्य संख्या के लिहाज से 7 भारतीय जनता पार्टी की और 3 विपक्ष के राज्यसभा सदस्य जा सकते थे। 2 साल पहले हुए चुनाव में भी यही गणित था और इसमें गए थे जो अंगणित जिस हिसाब का बैठता था। तो नतीजा ये हुआ कि करीब 7 समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और एक विधायिका उनकी वोट देने के लिए नहीं आई। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 8वां उम्मीदवार बाद में उतारा, 7 उम्मीदवारों की लिस्ट एक बार जारी की और मुझे लगता है जब अंदर खाने बात बन गई तो उन्होंने 8वें उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बड़ा मजेदार किस्सा है। हिमाचल प्रदेश में जिस दिन राज्यसभा का चुनाव हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई, उसके अगले दिन जयराम ठाकुर जो कि बीजेपी के महानेता हैं, उन्होंने कहा सरकार अल्पमत में आ गई है और उस दिन व्हिप जारी कर दिया। सरकार ने बजट पर चर्चा और वोटिंग करनी थी, व्हिप जारी कर दिया और उसके बाद आज शाम होते होते 6 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया गया। यानी अब उनके पास 3 विकल्प है। अगर वो या तो और ज़्यादा बड़ी टूट कांग्रेस में हो जाए तब वो उनकी सदस्यता बच सकती है, तब वो विरोधी गुट में जा सकते हैं, और या उनको अदालत जाना पड़ेगा, और नहीं तो तीसरा उनको चुनाव में उतरना पड़ेगा। तो 27 फरवरी को ही हिमाचल प्रदेश में जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उनकी 29 फरवरी तक सदस्यता चली गई। 48 घंटे के भीतर हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक अपनी सदस्यता गंवा बैठे। ठीक उसी तरह का काम उत्तर प्रदेश में 7 विधायकों ने किया था, क्रॉस वोटिंग की थी। उनका क्या होगा और ये कैसे हुआ, दोनों जगह क्या खेल है। और अगर हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की सदस्यता जा सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जा सकती। या तो हिमाचल प्रदेश में गलत हुआ है या तो उत्तर प्रदेश में गलत हुआ है। एक ही कदम उठाने पर एक राज्य में विधानसभा के सदस्यों की सदस्यों की सदस्यता कैसे जा सकती है, वो भी 48 घंटे के भीतर। उत्तर प्रदेश के विधायकों की संख्या, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं है। जो बागी विधायक हो रामलला के दर्शन कर रहे हैं तो उन पर क्या एक्शन क्यों नहीं हो सकता। क्या इस देश में अलग अलग राज्यों में किसकी सरकार है उसके हिसाब से कानून या उसके हिसाब से दल बदल विधेयक चलते हैं और हिमाचल प्रदेश का मसला यहीं रुक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में है और ये 7 विधायक जो क्रॉस वोटिंग करके गए हैं वो क्रॉस वोटिंग करने के बावजूद भी आने वाले दिनों में अपनी पार्टी के खिलाफ व्हिप के खिलाफ जाने के बाद भी उनकी सदस्यता बची रह जाएगी, या वहां भी चुनाव होगा, या उन्हें पूरा अयोग्य करार कभी नहीं दिया जाएगा। वो अपना कार्यकाल पूरा 5 साल का पूरा करेंगे, 27 तक विधायक बने रहेंगे, या ऐसा हो सकता है कि वो चुनाव लड़ने जाएं और उन्हें फिर जनता का मैंडेट लेना पड़े। ये बहुत कुछ हद तक निर्भर करता है
भारतीय जनता पार्टी पर, यूपी विधानसभा के स्पीकर पर, अखिलेश यादव पर कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को टैकल करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो अपना डैमेज कंट्रोल किया है उससे हिमाचल की सरकार को रोक लिया है, या ये कुछ दिनों का संकट है। आज आपने शाम को देखा होगा भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के तमाम प्रभारी, इंचार्ज, ऑब्जर्वर और वहां की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई विवाद था वो निपट गया है और इसके बाद अब देखा जा रहा है कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल दोनों राज्यों की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाने की कोशिश की। मैं अक्सर ये कोशिश करता हूं कि सत्ता का, राजनीति का वो पहलू, वो चरित्र, वो कैरेक्टर या वो तिकड़म या वो समीकरण जो आज आपको आमतौर पर दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा या उस पर चर्चा कम होगी, वो मैं आपके सामने लेकर के आऊं। तो सबसे पहले मैं हिमाचल की बात करता हूं। देखिए, हिमाचल विधानसभा में 68 सीटें हैं, 40 जो है वो कांग्रेस के पास है, 25 बीजेपी के पास है और 3 निर्दल के पास है। तो कुल मिला के 68 का मामला हो गया। आपको मालूम है निर्दल तो सरकार की तरफ रहते हैं। तो अब 68, 70 में 2 कम 68 विधानसभा सीटों में राज्यसभा की एक सीट जो होती थी उसमें अगर आप सीधे सीधे देख लें तो निर्दल सरकार में वैसे बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ है। अगर नहीं भी है तो 25, 3, 28 मिला लीजिए और 40 कांग्रेस के थे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के उम्मीदवार का राज्यसभा में जाना बिल्कुल तय था वोटों के लिहाज के हिसाब से कांग्रेस विधायकों का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कम विधायकों की संख्या के बावजूद वहां पर हर्ष जी को अपना उम्मीदवार बनाने का अभिषेक मनु सिंघवी के सामने फैसला किया। अब जब चुनाव पड़ा, जैसे ही बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा वैसे ही कांग्रेस पार्टी के कान खड़े हो गए कि इनके पास तो हमसे सीधे सीधे 12 वोट कम है, बावजूद इसके ये कौन से विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, और इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ने अंदर खाने सेटिंग कर रखी है। अब देखिए अचरज की बात, 6 विधायकों की जरूरत थी, क्रॉस वोटिंग सिर्फ 6 विधायक करते तो बराबरी पे मामला 34-34 का आ जाता। 68 विधायकों में से कांग्रेस के 6 विधायक अगर इधर चले जाते और 3 निर्दलीय तो चलिए उनसे पहले से, इसका मतलब है कि बीजेपी ने चुनाव से बहुत पहले, और वैसे मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार में असंतोष बनने के बाद ही और 4-5 महीने के बाद ही लगातार चलता चला आ रहा है, क्योंकि वहां पर राजा वीरभद्र प्रताप सिंह की फैमिली अकेले ऐसी फैमिली थी और अकेले वो नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को इतनी बार सरकार में पहुंचाया है। ये पहला मौका है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और उनके बेटे, उस सरकार में उनकी कमान उनके परिवार में नहीं है। नहीं तो इसके पीछे का आप जितनी बार रिकॉर्ड देखेंगे, राजा वीरभद्र सिंह ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे थे। तो वो बात है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब वीरभद्र सिंह का परिवार आएगा। इस बार वो काम नहीं हुआ और एक साधारण परिवार से निकले नेता को कांग्रेस नेतृत्व ने हिमाचल की बागडोर देने का फैसला किया। तभी से विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह के बेटे, नाराज चलते थे। प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष भी, इस बैठक के बाद भी उन्होंने थोड़ा सा हिंट किया कि ये जो मतभेद है इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। बावजूद इसके जो मामला बना हुआ था, तो हिमाचल में ये बहुत पहले से चला आ रहा था कि वहां एक तो मुख्यमंत्री के काम करने के तरीके से, दूसरे मंत्रियों के काम करने के तरीके से वहां असंतोष विधायकों में पहले से था। लेकिन उस असंतोष को भांपना और 6 की संख्या की ही जरूरत है, तो 6 विधायकों, कांग्रेस के 6 विधायकों को ही तोड़ना और पहले चक्र की मतगणना में दोनों का 34-34 हो जाना, यह कमाल की रणनीति की बात है। देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी काम कर रही हैं, उन सरकारों के प्रति नाराजगी, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, प्रचार हो, प्रसार हो, समीकरण हो, धन हो, बल हो, कारण मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें राज्यों में जहां भी काम कर रही हैं, बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां पर एंटी इनकम्बेंसी उन सरकारों के खिलाफ बहुत ज्यादा होती है।
हिमाचल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हार दिया, राज रिवाज बदलेगा, राज बदलेगा में, क्योंकि वहाँ हर 5 साल पे बदलता है, इसलिए कांग्रेस को बहुत फूल के कूपा नहीं हो जाना चाहिए कि उन्होंने हिमाचल जीत लिया है। वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान जीत के भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उनकी जीत अप्रत्याशित है और ये मानना पड़ेगा कि वो 2 राज्य कैसे जीते, लेकिन राजस्थान में राज रिवाज जो हिमाचल में चलता है वो राजस्थान में भी चलता है। लेकिन हिमाचल की सरकार कांग्रेस के बनने के साथ ही मैं जानता हूं और मैं गया हूं, लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि इस सरकार का कामकाज दिखाई नहीं दे रहा, और इसी तरह चला तो राज रिवाज का जो मामला है वो जब भी चुनाव अगली बार होगा, भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में वापस आ जाएगी। फिलहाल की बात है। लेकिन आप ये समझिए कि 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के थे, बावजूद इसके एकदम करेक्ट 6 विधायकों की जरूरत थी और 6 ही विधायक टूटे और उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार राज्यसभा जीत गया। ये कहानी हुई। अब कांग्रेस की पार्टी वहां पर उन्होंने एक्शन क्या लिया, वो चौकन्ने हो गए। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग से सदस्यता जा नहीं सकती थी टेक्निकली, तो उन्होंने अगले दिन जो बजट सत्र था, बीजेपी का ये मामला था कि वो कहेंगे कि सदन अल्पमत में है या विश्वास, लेकिन वो सेटिंग ऐसा बता रहे हैं, वो सेटिंग बीजेपी की बन नहीं पाई कि अगर 68 सीटों पर 35 विधायकों का जुगाड़ बीजेपी के पास नहीं हो पाया, क्योंकि 25 उनके पास थे, 3 निर्दलीय थे 28 और 6 34 की संख्या उनके पास आती थी चुनाव के समय। लेकिन जब व्हिप जारी करने की बात आई और अगले दिन व्हिप जारी कर दिया तो ये लोग मतदान के लिए नहीं आए, तो उसकी संख्या जो है वो 62 की हो गई और जो 40 में से 34 कांग्रेस की हो गई। तो अब कांग्रेस तुरंत स्पीकर ने फैसला लिया और उन्होंने 28 तारीख को पार्टी ने नोटिस दिया, 29 तारीख को आज स्पीकर ने फैसला कर दिया, उनको अयोग्य करार दिया। यानी 68 की जो संख्या थी अब विधानसभा में 62 की हो गई। 62 में आपको मालूम है कि 32 सीटों पर सरकार बन जाएगी। कांग्रेस ने अपने ही 6 विधायकों को अयोग्य करार देके अपनी संख्या 32 कर ली। अब बीजेपी की तरफ 25 और 3 28 है। अब वो जो अंतर एक बड़ा था वो 62 में 28 और 34 का हो गया। अब सिर्फ 32 पे सरकार बनती है। अगर 4 विधायक बीजेपी के रात को टूट गए तो फिर टूट गए या इस्तीफा दिया या उनकी भी अयोग्यता कर दी गई तो ये फिर डिफरेंस खत्म हो जाएगा। यानी हिमाचल में सरकार पर संकट फिलहाल लगता है दूर हो गया, लेकिन ये 6 का अगर चुनाव हुआ 6 महीने बाद, फिर कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी हारेगी ये देखना होगा। लेकिन मुझे आज ये लग रहा है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल 2022 से शुरू के 27 तक चलना था, वो डगमग है। उसमें बड़ा मुश्किल है कांग्रेस नेतृत्व के लिए कि इस सरकार का 5 साल वो पूरा कर पाए, क्योंकि बीजेपी ने अपनी बात को वहां तक ले आके पहुंचा दिया। अब आइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक राज्यसभा सांसद को जीतने के लिए 37 सीटें चाहिए थी। मतलब जो चुनाव होता तो 37 सीटों के लिए 29 वोट बच रहे थे। 8 वोट समाजवादी पार्टी की तरफ से, 8 वोटों को इधर आना था बीजेपी के खेमे में। बीजेपी ने ऐसी सेटिंग की कि एकदम वही 8 उम्मीदवार, जबकि एक बीजेपी के खेमे से और ओम प्रकाश राजभर का मामला ये फंस गया कि जयंत चौधरी तो अभी एनडीए में आए भी नहीं, घोषणा भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। उनके ऊपर प्रेशर यही था कि वो अपने सारे विधायकों का वोट पहले राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दिलवाए। जयंत चौधरी ने तो सारे विधायकों का वोट डलवा दिया और 5 महीने से मंत्रिपरिषद के बर्थ पर सवार होने के लिए टिकट कटाए बैठे ओम प्रकाश राजभर वेटिंग से आरएसी तक पहुंचे थे। अब उनका टिकट कब कंफर्म होगा, क्योंकि उनका एक विधायक खुद ही भाग गया, क्रॉस वोटिंग कर दी उसने सत्ता पक्ष की तरफ से। सत्ता पक्ष में रहते हुए, एनडीए में रहते हुए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की तरफ क्रॉस वोटिंग कर गए। तो और इसके अलावा अखिलेश यादव को वोट दे सकते थे जो 3 लोग वो जेल में बंद हैं, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला। तो कुल मिला के 7-8 की सीट की जरूरत थी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्य बनाने को विपक्षी दल की।
जब उन 7-8 सीटों का नाम पक्का हो गया बीजेपी को, उसके बाद उन्होंने अपने 8वें राज्यसभा उम्मीदवार को उतारा और जिता दिया। तो अब उत्तर प्रदेश के इन 7 विधायकों की सदस्यता पर फैसला कब होगा, इनकी सदस्यता रद्द होगी या नहीं होगी। अखिलेश यादव आने वाले विधानसभा के सत्र के दौरान किसी मसले पर वोटिंग के दौरान व्हिप जारी करें और ये लोग अगर उस व्हिप के खिलाफ वोट करें तो क्या फैसला होगा। मनोज पांडे चूंकि विपक्ष का, अभी उन्हें सपा का विधायक माना जाएगा और विपक्ष का विधायक मानते हुए उन्हें डिप्टी स्पीकर पद जैसे नितिन अग्रवाल को दिया गया था, ऐसे देकर के उनकी कुर्सी बचाई जाएगी। ये सब बड़ा आने वाले दिनों में सवाल बाकी है, लेकिन स्पीकर के सामने नोटिस देना, उसकी याचिका देना, व्हिप जारी होते वक्त उल्टा मतदान करना, ये सब समय अभी आगे बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि एक ही तरह की कार्रवाई 27 फरवरी को 2 प्रदेशों में अलग अलग विधायकों ने की। एक तरफ के विधायक अयोग्य करार दे दिए गए 48 घंटे में, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो बहुमत में थे, वो ताकत में थे, उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक गए हैं, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव विपक्ष में है, सत्ता पक्ष यहाँ भारतीय जनता पार्टी का है, तो सेम एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया। वो कहते हैं ना, कार्य और कारण, तो ये जो साध्य और साधन, तो साध्य तो दोनों का एक था, साधन भी एक था, साध्य भी एक था कि दूसरे को जितवाना है, लेकिन जो एक्शन हुआ है वो एक तरफ अलग हुआ है। तो अगर हिमाचल प्रदेश में विधायकों के खिलाफ जो ये फैसला लिया गया है, इस फैसले का ये फैसला सही है, तो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश में अभी तक फैसला नहीं लिया गया, तो यहां गलत है। और अगर उत्तर प्रदेश के इन विधायकों का कार्यकाल पूरा होता है और अयोग्य नहीं कराया दिया जाता है, तो फिर उनका फैसला गलत है। बहरहाल ये मामला कोर्ट तक जाएगा। और अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ही ये तय कर रहा है कि दिल्ली में मेयर का चुनाव होने के, दिल्ली में नगर निगम एमसीडी का चुनाव होने के बाद मेयर का चुनाव कब होगा, ये दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। चुनाव के नतीजे दिसंबर के फर्स्ट वीक में आते हैं और मेयर बनता है फरवरी में, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं जीती है। ठीक इसी तरह चंडीगढ़ में जब मेयर का चुनाव होगा, भाजपा के 16 वोट होंगे, विपक्ष के 20 वोट होंगे, लेकिन विपक्ष के 20 वोटों में से 8 इनवैलिड हो जाएंगे और 16 वोटों में से बीजेपी के एक भी इनवैलिड नहीं होंगे और बीजेपी का मेयर बन जाएगा और वो शपथ ग्रहण भी कर लेगा। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वो एक दिन पहले इस्तीफा देगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि लोकतंत्र की हत्या है और उसके बाद वहां पर मेयर विपक्ष का बनाया जाएगा। ठीक इसी तरह ये मामला भी कहीं सुप्रीम कोर्ट जाए और ये हो कि भाई इन सांसदों के साथ तो ये एक्शन हुआ, इन सांसदों के साथ कोई एक्शन स्पीकर नहीं ले रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, याचिका दे रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल तो बात यही है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास ताकत है, उसका कोई दोष नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने एक झटके में चुने हुए विधायकों को 48 घंटे के भीतर वफादारी तोड़ने का इनाम दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग विपक्ष में हैं, जो लोग किसी पार्टी से चुनाव जीत करके पाला बदले हैं, उनको इनाम मिलेगा। तो ये अलग अलग तरीके की स्थितियां हैं। अब ये जनता ही तय करे, और जनता भी मुझे लग रहा है कि मूक दर्शक बन के तमाशा ही देख रही है, नेता कब और कैसे कहां कहां पलटी मार रहे हैं। तो एक दिन एक चुनाव, एक ही तरह का एक्शन, एक ही तरह की प्रक्रिया, लेकिन 2 जगह परिणाम अलग अलग। आज तक अभी इतना ही है, आगे जैसे जैसे कुछ और अपडेट होगा, कुछ राजनीतिक तिकड़म की खबरें किसी प्रदेश या किसी और जगह की आएंगी तो मैं लेकर फिर हाजिर होऊंगा। फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।